dear student, myself Ashish Singh from Praxis Vidyapeeth Udoli Basti. Dear student, today is our topic matter in our surrounding. It is the first chapter of class 9th, and today we will cover the following topic. First, introduction, and second, constituents particle of matter, and third, physical nature of matter. Firstly, we understand about the matter. What is matter? Matter, anything which occupy space and having mass is called the matter. इसको हम समझने के लिए कि मैटर होता क्या है, मैटर आप कैसे समझ सकते हैं कि किसको हम मैटर कहते हैं या फिर मैटर होता क्या है, इसके बारे में एक सिंपल डेफिनेशन आपको देता हूं कि मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड द मैटर. एज लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ चीज़ों को लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि मैटर होता क्या है. सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैं लिखा हूँ स्टोन. मेरे पास स्टोन है, वाटर है, वुड है, बुक है. ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं. इन एग्जाम्पल्स को देखिए और ये समझने का प्रयास करिए कि मैटर होता क्या है. सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन मैंने लिखी है मैटर की, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास एंड मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाई आवर सेंस ऑर्गन. यहाँ पे देखिए ऑक्यूपाई स्पेस को अगर मैं अंडरलाइन कर दूं और हैज अ मास, ये पॉइंट जो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है, इस पॉइंट को बेसिकली आप देखिए इसका मतलब क्या होता है. ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है स्थान ग्रहण करना, स्थान कवर करना, उसी को बोलते हैं ऑक्यूपाई स्पेस. हैज अ मास, मास का मतलब क्या होता है कि उसके पास द्रव्यमान पाया जाए. सपोज दैट मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसे फर्स्ट स्टोन है, सेकंड हमारा वाटर है, थर्ड हमारा वुड है एंड फोर्थ हमारा बुक है. अब हम ये समझते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, क्या ये एग्जाम्पल्स हमारे मैटर की एग्जाम्पल में आएंगे. सबसे पहले हम इसको समझते हैं. यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले स्टोन की स्पेशली बात करता हूँ. यहाँ पे देखिए स्टोन की मैं बात करता हूँ. स्टोन है तो एक छोटी सी चीज़ है, स्टोन है तो स्टोन को हम कहीं पे रखेंगे. वृक्ष है, स्टोन है, उसको हम कहीं पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर ही करेगा. जैसे सपोज दैट एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूँ. जैसे ये हमारा मार्कर है, सपोज दैट कि ये मार्कर है और मार्कर को अगर मैं अपने हथेली पे ऐसे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मार्कर कुछ ना कुछ स्पेस को क्या किया, हमारे हथेली के कुछ ना कुछ स्पेस को क्या किया, इसने कवर किया. ऐसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ. सपोज करिए ये हमारा डेक्स्टर है. डेक्स्टर को ऐसे हम अपने हथेली पे रख रहे हैं तो ये देख रहे हैं आप कुछ ना कुछ स्पेस को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. और दूसरी चीज़ इसके पास कुछ मास भी है. मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास भी हो और वो स्पेस को भी कवर करे, मीन्स स्थान को भी कवर करे, स्थान ग्रहण करे, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. अच्छा, अब हम ये पता हो गया कि इस पूरे होल सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कहीं भी हम एनीथिंग कुछ भी देखते हैं अपने सराउंडिंग में, जैसे वृक्ष हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गया, टेबल हो गया, एनीथिंग जो भी आप देखते हैं वो सब हमारा क्या है, मैटर है. ऐसे सब्सटेंस, ये हमको पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है. मैटर की मेनली दो प्रॉपर्टी होती हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा मैटर है. पहली चीज़, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए और दूसरी चीज़ उसके पास मास होना चाहिए. एंड थर्ड, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थर्ड है कि उसको हम अपनी सेंस आर्गन के द्वारा फील कर सकें. सेंस आर्गन के द्वारा फील कर सकें कि ये हमारा मैटर की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा. सपोज दैट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं एयर की बात करूँ. एयर है, एयर को मैं अगर कहूँ कि एयर मैटर है, ये रियलिटी में माना जाता है और ये है, क्लियर है कि एयर हमारा मैटर की कैटेगरी में आता है. एयर गैस भी आपको पता है और गैस मैटर की एक स्टेट है. लेकिन क्या आप बताइए, क्या किसी ने एयर को देखा है? नहीं देखा. या किसी ने गैस को नहीं देखा. रीज़न ये है कि गैस को किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसको आप स्मेल के द्वारा, उसको आप सूंघ करके ये बता सकते हैं या अपने स्किन के द्वारा फील करके बता सकते हैं कि हाँ ये मैटर है. सपोज दैट कि अगर एयर है तो अगर हवा चल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि एयर मैटर है, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये मैटर है. पहली प्रॉपर्टी तो ये फॉलो होना चाहिए कि एयर को स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए. अगर ये वाली प्रॉपर्टी
फॉलो हो गई तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये फॉलो होना चाहिए कि उसके पास मास भी होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसको हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा फील कर सकें। अब हम एयर के इस एग्जाम्पल से आपको इन तीनों पॉइंट को प्रूव करके दिखाएंगे कि एयर इन तीनों क्वालिटी को फॉलो करता है, इसलिए हम एयर को मैटर मान सकते हैं। सपोज दैट एयर जब चलती है, हवा जब चलती है तो हवा को किसी ने देखा नहीं है। जब हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते हिलते डुलते हैं तो आप देखते हैं और देख करके आप ये कहते हैं कि पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, तो उससे आप ये अनुमान लगाते हैं कि हवा चल रही है। और दूसरी चीज़, जब हवा आपके स्किन से होकर गुजरती है और आप कुछ हल्का सा ठंडा फील करते हैं तो आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। मीन्स इसको आप अपने सेंस ऑर्गन मीन्स त्वचा के द्वारा ये फील कर रहे हैं कि हवा चल रही है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो स्पेस कवर कर रही है कि नहीं। इसका एक एग्जांपल लीजिए, आप एक बैलून लीजिए, उस बैलून में आप क्या करिए, जब एयर को फुलफिल करेंगे, एयर को भरेंगे उसमें, तो बैलून जो होगा वो क्या होगा, फूल जाएगा। इसका रीज़न ये है कि एयर जो होती है वो स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। दूसरा, अब ये बात आती है कि क्या एयर के पास, ये बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि उसको हम अपने स्किन के द्वारा मीन्स त्वचा के द्वारा ये फील कर सकते हैं कि एयर चल रही है। उसके बाद अब हम ये बात करते हैं कि क्या एयर के पास मास होता है कि नहीं होता है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि एयर के पास मास होता है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको करना ये है कि आप एक फ्लास्क लीजिए और इस फ्लास्क का को आपको करना क्या है, यहाँ पे कार्क लगा रहेगा और ऊपर हम एक काम करेंगे, ये हमारा फ्लास्क है, ग्लास का बना हुआ फ्लास्क होता है, ऊपर ये कार्क लगा होता है। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक हम वैक्यूम पंप बनाएंगे। एक वैक्यूम पंप हमारा बन जाएगा। इस पंप को हम नाम दे देते हैं, इस पंप का नाम है वैक्यूम पंप, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम पंप। अब इसमें हम करेंगे क्या, ये प्रूव करने के लिए कि क्या एयर के पास मास होता है कि नहीं होता है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा फ्लास्क लेंगे जिस फ्लास्क में ऑलरेडी पहले से ही एयर भरी हुई हो, पहले से ही एयर इसमें भरी हुई हो। तो फिर जब इसमें एयर भरी हुई हो, सपोज करिए कि एयर है और जब इसमें एयर पहले से ही भरी हुई हो, तो उसका हम वेट क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं। वेट क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं। वेट को हम मेज़र कर लेंगे जब इसमें एयर भरी हुई हो। जब इसमें एयर भरी हुई हो तो इसके वेट को हम क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप लगा होता है, इस वैक्यूम पंप की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क के अंदर जो एयर भरी हुई होगी उस एयर को हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जब हम इस फ्लास्क से एयर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि एयर का जो वेट, मतलब इस टोटल फ्लास्क का जो वेट पहले था वो वेट एयर निकल जाने के बाद नहीं रह गया। मीन्स पहले से क्या हो गया, कम हो गया। ये हम देखते हैं, ये ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ाया जाता है और पहले की अपेक्षा जो वेट आता है वो वेट ये आता है, फ्लास्क का जो पहले वेट मीन्स जब इसमें एयर भरी हुई थी तब इसका वेट ज़्यादा था इन कंपैरिजन द जब इसमें से एयर क्या कर दी गई, वैक्यूम पंप की हेल्प से निकाल दी गई। इससे ये बात पता चलती है कि जो हमारा एयर होता है उसके पास क्या होता है, मास भी होता है। मतलब जब फ्लास्क में एयर भरा हुआ था तो उसका जो मास था वो ज़्यादा था, लेकिन जब उसमें से वैक्यूम पंप की हेल्प से उसमें से एयर निकाल दिया गया तो उसका मास पहले की अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया। इससे ये बात पता चलती है कि एयर स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर सकता है और करता भी है, उसके पास मास भी होता है और एयर को हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा फील भी कर सकते हैं। तो हमारा एयर क्या है, मैटर है। मीन्स ऐसे जितने भी सब्सटेंस हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करें, उनके पास मास हो और उनको हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा फील कर सकें, वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है। जैसे मैंने अभी डेक्स्टर का एग्जांपल दिया था, इस डेक्स्टर के एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे मैंने इसको जब अपने हथेली पे रखा तो ये क्या किया, हमारे हथेली के कुछ भाग को क्या किया, कवर किया, कुछ स्पेस को कवर किया। इसके पास कुछ मास भी है और ये स्पेस को भी कवर कर रहा है। दूसरी चीज़, ये इसको हम अपने सेंस ऑर्गन मीन्स स्किन के द्वारा
कंप्रेस करके ये देख सकते हैं कि सॉलिड है, मीन्स इसका अनुभव हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा भी कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये मैटर है। ऐसे जितने भी सब्सटेंस हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिनके पास मास हो और जिसका अनुभव हम अपनी सेंस ऑर्गन के द्वारा कर सकें, उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल पे मैंने कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे स्टोन, वाटर पानी, वुड लकड़ी, बुक किताब, ये सभी जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? मैटर के एग्जाम्पल हैं। आइए हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब होता है कि मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैटर के कितने भाग होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो मैटर है हमारा, वो बेसिकली मैटर की फर्स्ट स्टेट जो है उसको हम बोलते हैं सॉलिड, सेकेंड को क्या बोलते हैं? लिक्विड, और थर्ड को हम क्या बोलते हैं? गैस। अब हम समझते हैं कि सॉलिड क्या होता है, मैटर की किस स्टेट को हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरा, हम ये समझते हैं कि मैटर की किस स्टेट को हम लिक्विड बोलते हैं, और ये समझते हैं कि मैटर की किस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? गैस। अब हम इस बात को समझते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर पे। जनरल एक एग्जांपल लेके समझते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। और इस बात को समझने से पहले, स्टेट ऑफ मैटर को समझने से पहले, हम एक छोटी सी बात को और समझेंगे कि आखिर में ये जो मैटर होता है ये किससे बनकर बना होता है। सबसे पहली चीज़ हम एक एग्जाम्पल से ये बात समझेंगे कि मैटर हमारा किससे बना होता है, मेन पार्टिकल क्या होता है मैटर का। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा एटम के बारे में कि व्हाट इज एटम। ये एटम जो है, मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा सिस्टम है एटम के बारे में। कोई भी सब्सटेंस, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, उसके बनने का एक फ्रेमिंग मॉडल होता है। फ्रेमिंग मॉडल होने का मतलब मैं आपको बताऊं कि एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटोमॉस से मिलकर बना है। एक ग्रीक वर्ड होता है और उस ग्रीक वर्ड का मतलब एटोमॉस होता है, और उस एटोमॉस का मतलब इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल का मतलब जिसे विभाजित ना कर सके, किया जा सके, जो डिविजिबल ना हो, उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। तो जो एटम है वो एटम ऐसा माना जाता था कि एटम किसी भी सब्सटेंस का इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, या बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम और छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द एटम। अब हम आपको बताएं कि किसी भी सब्सटेंस के बनने का मॉडल कैसा होता है, कोई भी सब्सटेंस कैसे फॉर्म होता है, या कोई भी मैटर कैसे फॉर्म होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। यहाँ पे एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस बात को आपको समझना है थोड़ा सा। और मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो मैटर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए तब वो मैटर को बनाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि एटम क्या है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एटम के बारे में बता रहा हूँ कि एटम क्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of the substance oblique matter। ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि जो हमारा एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का या फिर मैटर का। मतलब कि मैटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिससे मिल करके मैटर हमारा बनता है, वो क्या है? वो सबसे जो छोटी इकाई है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब जब हमारा एटम आपस में मिलता है, आपस में एटम कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं या फिर सब्सटेंस बनाते हैं। एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। दूसरी चीज, यहाँ एक पॉइंट और थोड़ा सा है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हमारा एटम है, तो जो ये एटम है ये हमारा फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ये फ्री स्टेट, यहाँ नो, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। यहाँ ब्रैकेट में मैं नो लिख दे रहा हूं कि इसकी फ्री स्टेट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो स्टेट रहेगी वो फ्री स्टेट में नहीं रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ मैं लिख रहा हूं फ्री स्टेट और ब्रैकेट में एस, ये फ्री स्टेट में रह सकता है। यहाँ पे ये बात समझने के लिए है कि जो एटम है वो एटम हमारा फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। दूसरी चीज, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो फ्री स्टेट में रह सकता है।
अब ये बात आपको पता चली कि हमारा मैटर, जैसे ये मैटर है तो ये मैटर बना कैसे। अब ये मैटर ऐसे बना कि सबसे पहले एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का। तो जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो मैटर या फिर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज करिए कि मैं चाक का एग्जाम्पल लेता हूँ, चाक का एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए चाक का मैंने एग्जाम्पल लिया और मैं आपको इससे समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर मैं चाक को, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो वाइट ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, वाइट कलर का होता है, उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा, मैंने एक एग्जाम्पल चाक का लिया। यहाँ पे देखिए ये हमारा चाक का एक एग्जाम्पल है। अब सपोज करिए कि ये हमारा चाक है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये चाक का जो है फिगर है, ये हमारा चाक का फिगर है। अब ये चाक का अगर फिगर है तो आप सोचिए कि मैं ये सपोज करता हूँ कि ये जो चाक है हमारा, ये क्या है? मैटर है। मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि ये जो चाक हमारा है, ये चाक हमारा क्या है? मैटर है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अब आप सोचिए कि अगर ये चाक हमारा मैटर है तो ये बना कैसे होगा? ये बना कुछ ऐसे होगा, यहाँ मॉलिक्यूल रहा होगा, यहाँ मॉलिक्यूल रहा होगा और इसके जस्ट ऊपर हमारा क्या रहा होगा? एटम। ये तभी तो चाक हमारा मैटर हुआ। चाक हमारा मैटर हुआ और ये बना कैसे चाक? चाक के बनने के लिए एटम का होना जरूरी था। एटम आपस में मिले तो मॉलिक्यूल बना लिए और जब मॉलिक्यूल आपस में मिले तो किसका निर्माण कर लिए? मैटर। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे चाक है यहाँ पे, तो ये क्या बताता है? यहाँ पे देखिए, अब मैं चाक को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ूंगा, ऐसे चाक को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दूंगा। अब ये 3 पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया। 3 पार्ट में ब्रेक डाउन होने का मतलब एक पार्ट ऐसे ये मिल जाएगा, एक पार्ट ऐसे ये मिल जाएगा, एक पार्ट ऐसे ये मिल जाएगा। अभी सोचिए, अब ये कंप्लीट चाक था तो इसको हमने क्या बोल दिया? मैटर। जब ये पूरा कंप्लीट था, जब मैंने इसको ब्रेक डाउन नहीं किया था, जब मैंने इस पोर्शन को ब्रेक डाउन नहीं किया था, ये कंप्लीट चाक जब था तो इसको हम क्या बोलते थे? मैटर। लेकिन जब हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ऐसे 3 पार्ट में मैंने ब्रेक डाउन किया तो हमको कुछ ऐसे पार्ट्स मिले, कुछ इस तरीके के पार्ट्स हमको मिले। तो जो ये पार्ट हमको मिला, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोलते हैं। दूसरी चीज, अब हम ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होंगे। मॉलिक्यूल को हम बारीक चूर्ण बना दें, पीस करके बारीक चूर्ण बना दें और उसको एयर में ऐसे उड़ाएं तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल हमको उड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल हमको उड़ते हुए नजर आएंगे। तो उसी स्मॉलेस्ट 1 पार्टिकल को, जो सबसे छोटा 1 पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम और छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन ना कर सकें, इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, इतने छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। उसी को हम एटम बोलते हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ से क्या ये बातें हमको पता चल सकती हैं जो मैंने ऊपर आपको बताई, कि जो हमारा एटम होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। अगर वो मैटर के फॉर्म में है, कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है, कोई भी मैटर है, तो उसमें जो एटम है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। लेकिन मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? फ्री स्टेट में हो सकता है। अब सोचिए कैसे। अब यहाँ एक बात ये समझने वाली है कि जैसे हमको पता चल गया कि इस चाक के छोटे छोटे टुकड़े को, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसको और हम छोटे पार्ट में एकदम ब्रेक डाउन करते जाएं, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो हमारा मॉलिक्यूल का एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, मीन जो ऐसे हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा, एकदम छोटा सा पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब हमको पता चला कि जब बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन होते होंगे तो एक चाक के छोटे से टुकड़े का क्या करते होंगे? निर्माण करते होंगे। जब बहुत सारे एटम आपस में, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनको हम एटम बोलते हैं, जब वो आपस में कंबाइन होते होंगे
तब वो किसको बनाते होंगे, मॉलिक्यूल को बनाते होंगे। और जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते होंगे तो किसका निर्माण करते होंगे, सब्सटेंस का, तब वो सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते होंगे। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो फ्री स्टेट में रह सकता है। जैसे सपोज दैट ये मॉलिक्यूल है तो ये फ्री स्टेट में रह सकता है, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, इसको इधर से पुश कर देंगे दूसरी साइड चला जाएगा, इसको नीचे पुश कर देंगे नीचे की साइड में आ जाएगा, ऊपर पुश कर देंगे ऊपर की साइड में चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो एटम है क्या वो एटम फ्री है, नहीं, मीन्स एटम हमारा फ्री नहीं रह सकता। लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल हमारा फ्री स्टेट में रह सकता है। मीन्स अब हमको ये समझ में आया कि किसी भी सब्सटेंस या मैटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम। बोल सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस ऑब्लिक मैटर। मीन्स अब हमको ये पता चला कि एटम जो है किसी भी मैटर या सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जब हमारा एटम आपस में कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होता क्या है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे हम बात करते हैं। अब हमारा टारगेट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले हम स्टेट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं स्टेट ऑफ मैटर को, कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। बेसिकली अभी हमको केवल 3 स्टेट समझना है। अभी हम स्टेट ऑफ मैटर पे बात करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, बेसिकली मैटर आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। फर्स्ट सॉलिड, एंड सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड गैस। अब हम ये समझते हैं कि हमारा लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड की कुछ बातें आपको बताते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सॉलिड में सॉलिड के कुछ एग्जांपल जैसे स्टोन, ब्रिक्स, वुड, ईटीसी। यहाँ लिक्विड में ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ईटीसी। चलिए इधर हम आते हैं गैस में। यहाँ गैस में अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऐसे बहुत सारे गैसेस के एग्जांपल हो सकते हैं। परफ्यूम हो सकता है और भी सारी चीज़ें, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो गैसियस स्टेट में आ जाएंगी। अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्ट्रक्चर इन सब का कैसा होता है। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर पे बात है वो स्ट्रक्चर देखिए, हम किसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे देखिए सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा छोटा यहाँ पे बनाए ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे सॉलिड के स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अब छोटी सी चीज है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। ये हमारा सॉलिड का स्ट्रक्चर है। चलिए इधर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस। ये हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, लिक्विड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और गैस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात जाननी है हमको, इसकी शेप साइज के बारे में हमको बात करनी है। इसका जो आकार होता है, मीन्स साइज, और जो वॉल्यूम होता है वो दोनों डेफिनिट होता है। मीन्स यहाँ मैं डी लिख दे रहा हूँ समझने के लिए आपको, कि इसका जो साइज और वॉल्यूम होता है वो दोनों क्या होता है, डेफिनिट होता है। चलिए हम लिक्विड पे बात करते हैं। लिक्विड का जो साइज होता है और वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनिट होता है, लेकिन जो साइज होता है वो इनडेफिनिट होता है। चलिए इस पे हम बात करते हैं, इसके भी साइज और वॉल्यूम पे बात करते हैं, दोनों इनडेफिनिट होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये कैसे है, ये हमको बताता क्या है। स्टेट ऑफ मैटर में ये जो 3 स्टेट मैंने लिखी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस,
इसके बारे में और इसके एग्जाम्पल्स को लेके समझते हैं। मैटर की बेसिकली 3 स्टेट हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा स्टोन, ब्रिक्स, वुड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है सॉलिड में, ये सॉलिड की एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। लिक्विड में जैसे मैंने ऑयल, वाटर ये सब लिखा, ये सब लिक्विड के कैटेगरी में आ जाएंगे। गैस में अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये सब गैस की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम ये समझते हैं कि सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, अगर मैं इस पूरे, ये सपोज करिए कि स्टोन है, एक स्टोन का मैं स्ट्रक्चर आपको दिया हूँ, सपोज करिए स्टोन है। अब ये स्टोन होल तो मैटर है पूरा कंप्लीटली, अगर हम इसको देखें तो ये कंप्लीटली तो मैटर है, कंप्लीटली मैटर है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अब ये जो सर्कल टाइप में मैंने यहाँ पे बनाया है, इस सर्कल टाइप जो बने हुए हैं उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने अभी जब आपको एटम, मॉलिक्यूल और सब्सटेंस का फॉर्मेशन या फिर मैटर का फॉर्मेशन बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में फॉर्म करते हैं, मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अगर कंप्लीटली मैं इस स्टोन की बात करूँ तो ये मैटर हो जाएगा, लेकिन जो ये सर्कल टाइप में मैंने बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अत्यधिक क्या है? पास पास हैं। मीन्स इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच कोई गैप नहीं है। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच कोई गैप नहीं है तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। और कंप्रेस जब नहीं कर सकते तो इनकी दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ जो इनका वॉल्यूम रहेगा, जो इनका साइज रहेगा, वो दोनों क्या रहेगा? डेफिनिट रहेगा। और एक चीज़ और है, किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स, किसी भी मैटर के किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसको क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जो इसके बीच कार्य करने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर इसी के आगे हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे एटी फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उसको बोलते हैं। मीन्स अब ये बात हमको ध्यान रखनी है कि किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या है? लेस होता है। सॉलिड के अंदर बहुत ही कम होता है, किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स अत्यधिक पास पास होते हैं। मीन्स ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है, ये स्पेस क्या होता है? कम होता है। और जब इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है तो इसके इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच, या जितने भी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं उनके बीच कार्य करने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, तो इसके मॉलिक्यूल्स मूव करने के लिए फ्री नहीं हो पाते। इस वजह से जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनका जो आकार होता है और जो आयतन होता है, मीन्स जो साइज और वॉल्यूम होता है वो दोनों हमारा क्या होता है? डेफिनिट होता है। अब हम एक एग्जांपल लेके लिक्विड को समझते हैं। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, और इन दोनों के बीच में आप देखिए, इन दोनों के बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है। मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? ज़्यादा है। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? ज़्यादा है। हाँ, आप देख रहे हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण क्या है? अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। किसकी अपेक्षा? सॉलिड की अपेक्षा। सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा कम होगा। इसके मॉलिक्यूल्स मूव करने के लिए फ्री रहेंगे, मूव करेंगे। और जब इसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम इसका डेफिनिट कैसे होता है? लिक्विड का वॉल्यूम कैसे डेफिनिट होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए मैंने एक ग्लास यहाँ पे लिया, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि दिस इज अ ग्लास, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये हमारा क्या है? ग्लास है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे ग्लास लिया, और इस ग्लास में मैं क्या कर रहा हूँ? वाटर फुलफिल कर दे रहा हूँ, वाटर को भर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए वाटर हो गया, ये वाटर से पूरा ग्लास क्या है? फुलफिल है। ये सपोज करिए ये हमारा 1 लीटर का ग्लास है। सपोज करता हूँ ऐसा कि हमारा 1 लीटर का ग्लास था, और 1 लीटर के ग्लास में मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, तो देखा मैंने ये जो हमारा ग्लास था ये कंप्लीटली हमारा भर गया। 1 लीटर पानी जब मैंने इसमें डाला,
लेकिन फिर मैंने क्या किया, जब वही 1 लीटर पानी मैंने 2 लीटर के ग्लास में डाला तो वो जो पानी था वो हाफ ही फिल हुआ। मीन्स वो वाटर जो है वो हाफ फिल हुआ, मीन्स यहीं तक फिल हुआ। और पानी कितना लीटर था, 1 ही लीटर था। लेकिन जब मैंने वेसल्स में चेंजिंग की, इसके पात्र में चेंजिंग की, बर्तन में चेंजिंग की, तो मैंने देखा कि जो हमारा लिक्विड था उसके शेप में चेंजिंग आ रही थी, लेकिन वॉल्यूम तो उसका डेफिनेट ही था। अभी मैंने इसमें रखा 1 लीटर पानी को, जब मैंने 2 लीटर के ग्लास में रखा तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। जब 1 लीटर वाटर को मैंने 1 लीटर के वेसल्स में रखा तो उसका शेप कुछ दूसरा था। उसी 1 लीटर पानी को जब मैं बाउल में रखूंगा तो उसका शेप कुछ दूसरा हो जाएगा। थाली में रखूंगा उसका शेप कुछ दूसरा हो जाएगा। फर्श पे गिरा दूंगा उसका शेप कुछ दूसरा हो जाएगा। मीन्स उसका आकार क्या होता रहेगा, पात्र में परिवर्तन के साथ, कंटेनर में चेंजिंग के साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन वॉल्यूम तो उसका फिक्स ही है। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब कि पानी तो 1 ही लीटर है, बस हो क्या रहा है, वॉल्यूम फिक्स है। और वॉल्यूम फिक्स होने के साथ जब वेसल्स में हम चेंजिंग कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लिक्विड के शेप में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो साइज शेप होता है और उसका जो साइज होता है, मैं बोल सकता हूँ कि वो इनडेफिनिट होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा डेफिनिट होता है। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच गैप बहुत ही ज़्यादा होता है, और बोल सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कार्य करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एकदम नेग्लिजिबल के इक्वल होता है। मीन्स काम ही नहीं करता। हम कह सकते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी भी प्लेस पे मूव करने के लिए फ्री होते हैं, कंप्लीटली फ्री होते हैं। वो चारों दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, जिनको हम जनरली जिगजैग फॉर्म बोल सकते हैं, अनियमित फॉर्म में गति करते रहते हैं। इसी कारण से जो हमारा गैस होता है उसका साइज और वॉल्यूम दोनों इंडेफिनिट होता है। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक परफ्यूम लूं और उसको एक छोटे से कमरे में स्प्रे करूं तो उस परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल होगा उस छोटे कमरे का स्पेस और उसकी वॉल्यूम को कवर कर लेगा। बड़े कमरे में करेंगे, बड़े कमरे का ले लेगा। मीन्स जहां पे भी उसको हम स्प्रे करेंगे वो उसी का शेप और साइज, उसी का वॉल्यूम क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि गैस का हमारा जो वॉल्यूम होता है, जो उसका शेप होता है, वो दोनों क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। दूसरी चीज यहाँ पे एक बात ये है कि सबसे बड़ी चीज कि अगर इसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, जो हमारे सॉलिड हैं इनके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, तो होगा क्या कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे साइड में, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी लेस, काइनेटिक एनर्जी लेस होगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मोर। यहां पे देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मोर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, लेस होगी। और यहां पे आइए आप, इसकी काइनेटिक एनर्जी वेरी मोर, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी वी मोर, मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो होगी वेरी लेस, बहुत कम होगी, मीन्स होगी ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम एक ऑर्डर दे देते हैं आपको, एक ऑर्डर देते हैं आपको काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। वो ऑर्डर आप थोड़ा सा देखिए और उस ऑर्डर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। चलिए उस ऑर्डर को हम समझते हैं। यहाँ पे आप एक बात देखिए कि ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, गैस में। उसके बाद उससे कम किसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड में। और सबसे कम किसमें होती है, सॉलिड में। दिस इज द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो मैंने लिखा कि सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी
मैटर की किस स्टेट की होती है, तो वो उसके मॉलिक्यूल्स की कि किस मॉलिक्यूल्स किस मैटर के किस स्टेट में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, किसके मॉलिक्यूल सबसे फास्टली मूव करेंगे, तो उसमें गैस के सबसे तेजी से, उसके बाद लिक्विड के, और सबसे कम गैस की। चलिए अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल एनर्जी इसका जस्ट अपोजिट होगा, सबसे अधिक जो होगा वो सॉलिड का होगा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, लिक्विड की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, गैस की होगी। ये ऑर्डर है पोटेंशियल एनर्जी का। ये अभी तक इस लेक्चर में हमने ये कवर किया कि मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि मैटर क्या क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स को हमने देखा। उसके बाद किसी भी सब्सटेंस या मैटर का फॉर्मेशन होता कैसे है ये हमने समझा। एटम होते हैं, एटम आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद मैंने ये पढ़ा कि उसके पार्टिकल्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ मैटर मीन्स उसमें मैटर के बारे में उसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिक्विड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गैस का कैसा होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में मैंने उसकी स्टेट को देखा, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को देखा, उसकी शेप साइज को देखा, वॉल्यूम को देखा, ये सारी चीज़ें मैंने फिजिकल नेचर में देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैटर से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक होंगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स।